नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार से शुक्रवार हम शाम 6 बजे कृषि पशुपालन से जुड़े हुए जो विषय हैं वो आपके लिए चुनकर लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से हमारी बातचीत होती है हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। साथ ही चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप भी सीधे सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से और राय ले सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। तो आइए सबसे पहले आपको कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। आज कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड और इसके साथ ही औषधीय पौधे। इन विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक कॉल करें और मृदा स्वास्थ्य कार्ड और औषधीय पौधों के बारे में जानकारी हासिल करें। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी बातचीत करेंगे तो जो टीवी की आवाज है उसे बंद रखेंगे और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए ही बातचीत करेंगे, तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल, अब हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो कि सलाहकार हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कृषि मंत्रालय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे कार्यक्रम के दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं उद्यान विज्ञान विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय मेरठ में। तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे, औषधीय पौधों के बारे में उनसे हम जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर वंदना द्विवेदी, सबसे पहले हमें बताएं कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या लाभ हैं? देखिए, ये आपने ठीक कहा है कि जो हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है। और इस योजना में हमने बहुत काम किया है राज्यों के साथ मिलकर, क्योंकि जो हमारे देश की मिट्टियां हैं उनकी जो उर्वरता स्तर है वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से जो किसान उपज लेते हैं वो काफी कम होने लगी। इसकी वजह से कि हमें सॉइल हेल्थ कार्ड को इजाद करना पड़ा। और इस सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत हम जो मिट्टी है, किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करके और उसमें कितने पोषक तत्व किस मात्रा में हैं ये बताते हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि किन फसलों को लेने के लिए उन्हें कौन कौन से पोषक तत्व किस मात्रा में देने हैं। तो जिससे उनकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता स्तर भी अच्छा रहेगा और जो उत्पाद होता है उससे उपज भी बहुत अच्छी पोषक होगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है और इसको किसानों ने काफी लाभ उठाया है इस योजना से। तो किस तरह से इस योजना का लाभ किसान उठा रहे हैं और कैसे अपना जो कार्ड है सॉइल हेल्थ कार्ड वो किसान बनवा सकते हैं, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। अंधाधुंध इस्तेमाल और सही फसल चक्र न अपनाने से मिट्टी पर बुरा असर पड़ता है और इसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। जिस तरह इंसानों का स्वास्थ्य उसके खान पान पर निर्भर करता है, उसी तरह पौधों का स्वास्थ्य भी उसके पोषण पर निर्भर है। अगर पौधों को मिट्टी के माध्यम से सभी प्रकार के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में न दिए जाएं, तो वे कमजोर रह जाएंगे। हर साल देश की 5334 टन मिट्टी खत्म हो रही है, यानी 1 हेक्टेयर जमीन में औसतन 16.4 टन मिट्टी की बर्बादी। बीमार मिट्टी के इलाज के लिए मोदी सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई और नारा दिया, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। जांच के आधार पर किसानों को सुझाव दिया जाता है कि किस खेत के लिए कौन सी फसल ठीक रहेगी और उसमें किस तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होगी। योजना शुरू होते ही युद्ध स्तर पर काम हुआ और 2015 से 2017 तक यानी पहले चरण के दौरान 10 करोड़ 74 लाख कार्ड किसानों को दिए गए, जबकि 2017 से 2019 के दौरान दूसरे चरण में ये संख्या 11 करोड़ 79 हजार हो गई। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 429 नई स्थायी प्रयोगशालाएं, 102 नई मोबाइल प्रयोगशालाएं और 8,752 लघु जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी। गांव स्तर पर भी मिट्टी की जांच करने के लिए कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
अब तक इस संबंध में गांव में 1562 जांच प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है और मौजूदा 800 प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है। इस तरह 5 वर्ष की अवधि के दौरान मिट्टी की जांच करने की क्षमता बढ़ गई है। अब एक वर्ष में 3 करोड़ 33 लाख नमूनों की जांच हो पा रही है, जबकि पहले महज 1 करोड़ 78 लाख नमूनों की ही जांच हो पाती थी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। औषधीय पौधों की खेती के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। बताइए हमें सबसे पहले कि जो किसान है किस तरह से अगर वो औषधीय पौधों की खेती को अपनाते हैं तो उन्हें किस तरह के आर्थिक लाभ हो सकते हैं। थैंक यू मैडम। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल मैडम। जो औषधीय पौधे हैं उसका उनका जो सीजन है ज्यादातर वो मई जून से शुरू होता है और जुलाई में खत्म हो जाता है, लेकिन अक्टूबर माह में कुछ ऐसी औषधीय पौधों की खेती हम कर सकते हैं जो किसान अपना लाभ कमा सकते हैं, जिनमें एक चंद्रसूर्य की खेती मुख्यतः रूप से है जो अक्टूबर में लगाई जाती है और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। ये दवाइयों में इससे करीब 37 ड्रग्स दवाई बनाई जाती है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इस प्रकार से खेती की जाती है। इस खेती के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। ये लेपोडियम सटाइवम इसका वनस्पतिक है और क्रूसिफेरी का एक पौधा है और अक्टूबर माह में इसकी बुआई की जाती है। इसकी बुआई करने के लिए पहले आप भूमि का चयन करेंगे। भूमि चयन करने के लिए 2 मिट्टी होनी चाहिए, इसका pH 5 से 7 होना चाहिए और संकीर्ण भूमि में भी ये खेती की जा सकती है। इसका खेत की तैयारी कैसे करें? सरसों की खेती करने के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या सेकंड सप्ताह में इसकी बीज की बुआई कर सकते हैं। बुआई करने से पहले हैरो उसकी प्लाई से 2 बार जुताई कर दें, उसके बाद एक जुताई कर दें, उसके बाद एक हल्का सा उसको काटा लगा दें। यानी कि कह सकते हैं कि ये समय बिल्कुल उपयुक्त है इसकी खेती के लिए। अभी विस्तार से आपसे हम चर्चा करेंगे औषधीय पौधों के बारे में, लेकिन फिलहाल नजर डाल देते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत कुछ देते हैं। ऐसे में औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा हो सकती है। सरकार भी इसमें किसानों का सहयोग कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया था। इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। औषधीय पौधों की खेती 2 तरीके से की जा सकती है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके फूलों फलों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में होता है। इसमें आंवला, नीम और चंदन आदि महत्वपूर्ण हैं। ये पौधे लंबी अवधि में वृक्ष की शक्ल लेते हैं और इनकी लकड़ी, पत्तियां आदि दवा बनाने के काम आती है। ये लंबे समय में मुनाफा देते हैं, जबकि कम समय में फायदा देने वाले पौधों में इसबगोल, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी और अदरक आदि की खेती की जा सकती है। इन सभी का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है। देश विदेश में औषधीय पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अश्वगंधा की मांग दिन पर दिन बढ़ रही है। इनके अलावा गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और कुलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती किसानी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर वंदना बताएं हमें कि जो किसान हैं जो कोई भी फसल लेने जा रहे हैं
क्यों जरूरी है उनके लिए कि उससे पहले उनके पास सॉइल हेल्थ कार्ड मौजूद हो? ये जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जब तक हम किसान अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानेगा तो उसको किस तरह के पोषक तत्व देगा, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जब नई फसल लेने जा रहा है उससे पहले मिट्टी की जांच कराए, परीक्षण कराए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करें। चूंकि ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें हम 12 पैरामीटर्स की टेस्टिंग करके उसकी रिजल्ट्स देते हैं और उसको किसान को ये भी बताते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, यानी वो हमें बताता है जब सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है कि वो अगले फसल में कौन कौन सी क्रॉप लेना चाहता है। तो उन क्रॉप्स के बारे में हम उनको बताते हैं कि आप कौन से फर्टिलाइजर दें, कौन से जैव उर्वरक लगाएं या कौन से आपको कंपोस्ट लगानी है और मैन्योर लगानी है, जिससे आपके जो पोषक तत्व हैं उसका सही इस्तेमाल मिट्टी कर पाए और ज्यादा से ज्यादा उपज दे। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले सॉइल टेस्ट कराएं, उसके अनुसार पोषक तत्व या फर्टिलाइजर, कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर डालें और उस हिसाब से उपज लें। इससे दो फायदे हैं, एक तो उपज एकदम बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ हो गया हमारा खेत और प्लांट सब स्वस्थ होंगे, और जो उनका पोषक तत्व है उन फसल के वो बहुत अच्छे होंगे और मिट्टी जो है वो बंजर नहीं होगी, वो और भी पोषक मतलब उर्वरता उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, इसी वजह से ये इतनी बड़ी योजना चलाई गई और पिछले 2015 से जब से ये सरकार आई है तो हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड 2 चक्रों में दिया जा चुका है। तो ये इसीलिए है कि किसान जो है वो अपनी खेत की मिट्टी को जाने, पहचाने और फिर उसके सही उर्वरकों का इस्तेमाल करें और ना वो ज्यादा फर्टिलाइजर लगाए जिससे कि मिट्टी भूमिगत जल खराब होता है या वायु खराब होती है, ये नहीं होगा। उसकी लागत कम आएगी और उपज अच्छी होगी, तो फायदे ही फायदे हैं। डॉक्टर वंदना, ये तो बात हुई कि जो मिट्टी की सेहत है वो भी बेहतर होगी और किसान को उपज भी बेहतर मिलेगी। सवाल किसान की जेब का भी है, जेब पर क्या असर होगा अगर सॉइल हेल्थ कार्ड उसके पास होगा तो? देखिए, बहुत से किसान जो है कई बार ये करता है कि जो फर्टिलाइजर उसको सब्सिडाइज रेट में मिल रहा है वही डालता रहता है, जैसे कि यूरिया। तो वो यूरिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता है कि उसके जो मिट्टी है उसके खेत की, उसमें जिंक की कमी है, बोरान की कमी है, मतलब कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, या उसमें फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है। तो वो एक ही फर्टिलाइजर ज्यादा डालता है, उससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर कम है वो और कम हो गया। लेकिन जब आप जानते हैं कि पोषक तत्व जो है वो 16-17 पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। मतलब ग्रोथ का मतलब है कि अंकुरण से होकर बड़ा हुए, फूल आए, उसमें फल लगे और पके उसको ठीक से, और फिर उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो जो फसल चक्र है वो अच्छे से पूरा हो। तो अगर कोई भी पोषक तत्व कम रह जाता है तो वो फसल चक्र पूरा नहीं होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि ग्रीन वेजिटेशन अच्छा हो गया, पेड़ तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें फूल फल नहीं आए, इसलिए उपज कम हो गई उसकी किसान की। तो ये असुविधा, ये इस तरह का उसको नुकसान नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो सॉइल टेस्ट के आधार पर ही कराए। और जो उसमें कई बार लागत बहुत कम आती है क्योंकि हम अनायास ही दूसरी चीज यूरिया डालते चले जा रहे हैं, वो पानी में बह जा रही है, जैसे या भूमिगत जल चली गई, जल में चली गई या वायु में उड़ गई। तो इस तरह से लागत तो ज्यादा ही, और उसको उसमें जो जितनी भी लागत लगाई वो उसको उपज में वो परिवर्तित नहीं होती, तो इसलिए उसको नुकसान ही होता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज्यादा से ज्यादा यूरिया ही लगाता जा रहा है, दूसरे पोषक तत्व कम है, जैसे हम लोग विटामिन खाते हैं, डॉक्टर कहता है कैल्शियम खाइए, मल्टीविटामिन खाइए, B12 खाइए, इसी तरह से पोषक तत्वों का भी है। तो अगर वो नहीं करेगा तो उसको या तो कोई एक चक्र पूरा नहीं होगा और उसकी वजह से उसको नुकसान ज्यादा होगा, तो उसकी जेब में ज्यादा होंगे, लगेगा और इसके साथ ही रोगों से भी निजात मिलेगी। तो जाहिर तौर पर जो ये खर्च हो जाते हैं किसानों के वो भी बच जाता है और उपज अच्छी होगी तो जाहिर तौर पर और ज्यादा उन्हें मुनाफा होगा। तो ऐसे में जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी है। मेहरान, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगले मेहमान का भी रुख करते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमें बताएं कि इस वक्त और कौन कौन से औषधीय पौधे हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। मैंने चंसूर के बारे में बता रहा था, फार्मिंग बता देता हूँ आपको। मैंने इसकी सॉइल की तैयारी तो बता दी है, उसकी बीज की मात्रा कितनी रखें और पर एकड़ बीज कितना लगेगा। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है और इसको तय करने के पाटा लगाने के बाद 2 किलोग्राम सीड 30 सेंटीमीटर
है सीट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास सीट नहीं है तो आप बुरका द्वारा भी कर सकते हैं। उसको जो आप खेत की तैयारी करिए उसके बीच में मीटर की दूरी पर एक 6 से 7 इंच की चौड़ी एक नाली बना के रखें, जिससे बरसात अगर हो जाए तो पानी चला जाए। फिर सिंचाई आपको जब आपने सील दिन और सील का बुरकाव कर दिया तो उसके शाम को या अगले दिन स्प्रिंकलर इरीगेशन सिंचाई करें, उसको फ्लड इरीगेशन ना करें, क्योंकि उस बीज नीचे चला जाएगा। 1 सेंटीमीटर से अगर नीचे चला जाता है तो उसका जवाब ठीक ढंग से नहीं होता, लगभग 50% ही जवाब होता है। खाद कितनी डालें? खाद ठीक है, तो फिर से रुक करेंगे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार आपका, और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वंदना बताएं हमें कि जो मिट्टी की जांच की जाती है तो उसके लिए जो नमूने हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 2015 से ये जो योजना चल रही है सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो हमारे जो सभी किसान भाई हैं बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो हमारी मिट्टी की खेत से नमूना लेना है वो कैसे लेना है। जब मान लीजिए ये एक खेत है, एक चौकोर खेत है, तो उसके 4 कोनों से आप सैंपल लीजिए, मिट्टी को 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई से निकालिए और उसके बाद फिर उसको मिलाइए आपस में। एक से नमूना बीज से भी लीजिए, मिलाइए, फिर चौथाई करिए, फिर उसको बार बार मिट्टी को मिलाइए, फिर चौथाई करिए। इस तरह से करने से जो उस खेत का एक सैंपल आ जाता है, नमूना आ जाता है और उसकी जांच की जाती है। मकसद ये है कि उस पूरी मिट्टी अच्छे से मिलने के बाद वो एक रिप्रेजेंटेटिव सॉइल जिसे कहते हैं कि वो दर्शाती है कि पूरे खेत का इस तरह का पोषण होगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि खेत में अगर कोई पेड़ है तो उसके पास से नमूना नहीं लेना है, या कोई नाली बह रही है तो उसके पास से मिट्टी नहीं लेनी है। तो जो प्लेन एरिया है खेत का उसके चारों कोनों से और बीच से हम लेके इस तरह से नमूना करते हैं। और किसान भाई कई बार अपने आप से भी नमूना लेके आते हैं, कृषि विभाग में जाते हैं अपने क्षेत्र के और जांच कराते हैं। तो जागरूकता तो किसानों में काफी आई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत जागरूकता किसानों के बीच में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको किसानों को अभी भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें हम जरूर बताएंगे कि अगर आप खुद चाहते हैं कि अपनी मिट्टी की जांच कराना तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जब हाजिर होंगे आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और इसके साथ ही औषधीय पौधों की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है। आइए इनका सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। नीलम जी रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। नीलम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, गुड इवनिंग। मैं रतलाम जिले मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? अकरकरा की खेती करना चाह रहे हैं और जी फसल किसकी खेती करना चाहती हैं? कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं? अच्छी रहेगी, ईरानी या इंडिया, इसके बारे में जानकारी चाहिए। नीलम जी किसकी खेती करना चाहती हैं आप? अकरकरा और जी फसल पे
अटक करा। ठीक है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, अगर आपने ये सुना है जो सवाल पूछा है नीलम जी ने, तो बताइए इसका क्या जवाब है। कहती है वैसे मई जून से शुरू होती है, लेकिन इसकी जो ईरानी वैरायटी है वो अच्छी क्वालिटी की है और उसमें एसेंशियल ऑयल ज्यादा निकलता है, तो आप ईरानी वैरायटी खेती कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इसके साथ ही आप चंद्रचूड़ के पौधे के बारे में भी बता रहे थे कि किस तरह से इसकी खेती करनी है। बताएं इसमें किस तरह से खाद्य उर्वरकों का प्रयोग होता है, कैसे इसके जो उत्पाद है वो तैयार किए जा सकते हैं, क्या मूल्य संवर्धन की भी संभावना है इसमें? ठीक है जी। चंद्रचूड़ की खाद एवं उर्वरक की जो 6 से 7 टन प्रति एकड़ की दर से आप उसे जुताई से पहले मिट्टी में मिला दें, और जब आप बुआई करें तो 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम फास्फोरस डाल सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें जो आपने बिजाई करी है उसकी स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं। जब आपने सिंचाई करी है तो 20 से 30 दिन बाद एक सिंचाई की और आवश्यकता होती है, जब वो भी स्प्रिंकलर के द्वारा ही आपको करनी है। फ्लड इरीगेशन भी करना है, फ्लड इरीगेशन से खेती अच्छी नहीं होती और वीट रहने की संभावना ज्यादा रहती है। और आगे कीट एवं रोग, इसमें पाउडरी मिट्टी की शिकायत ज्यादा आती है, वो दिसंबर के माह में आती है, तो आप सल्फर डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं या मैलाथियान तो 1 ग्राम प्रति लीटर की कर। ठीक है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, फिर से रुक करेंगे हम आपका और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वंदना आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि किस तरह से नमूने इसके लिए जाते हैं। अगर किसान जो है वो खुद चाहता है कि अपनी मिट्टी की जांच करवाना, तो उसे कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, जो हमारा कृषि विभाग है उसमें जो उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में जो भी कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके पास जाएं, और हर जिले में अधिकारी होते हैं, वहां पे जाके आप अपने सैंपल अगर ले जाते हैं तो जाके उनको दे सकते हैं कि हमारी इस मिट्टी की जांच करें, या आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ का नमूना लें और हमारी टेस्टिंग कराएं हमारे खेत की। तो इस तरह से वो जान सकते हैं कि उन्हें उनके खेत की मिट्टी का क्या स्टेटस है, किस तरह से पोषक तत्व है, ये वो जान सकते हैं। और वैसे तो सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है, अगर वो अपना खसरा नंबर और अपना जो डाल के वो अपने एक पोर्टल जो है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल है उससे भी वो निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल चुका है, और अभी भी कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं। अगर कोई किसान खुद अपने खेत की पुनः फिर से जांच कराना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत सी योजनाएं हैं। जैसे एक योजना चल रही है कि जो मॉडल विलेज प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर गांव के हर किसान के लिए सैंपल लेके उसके नमूने टेस्ट किए जाते हैं। उनके बीच में एक डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल भी लगाया जाता है, क्योंकि किसानों के लिए देखकर ही समझ में आता है, सीइंग इज बिलीविंग, तो वो देखने से उसको विश्वास होता है कि किस तरह से इसके लाभ हो रहे हैं। तो ये भी एक योजना चल रही है और बहुत सारे गांव में चल रही है ये योजना, उसका भी लाभ पा सकते हैं। लेकिन उन्हें जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है उसके आधार पर ही उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरा एक आग्रह सभी किसान भाइयों से ये भी होगा कि आप केमिकल फर्टिलाइजर तो यूज करें ही, लेकिन साथ में जो उर्वरक है, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स हैं या कंपोस्ट है या मैन्योर है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। आप अपने खेत में भी इसको बना सकते हैं। आप पशु भी पालते होंगे, उनके गाय के गोबर और जो खेत के बचे हुए चारे वगैरह या जो अवशेष होते हैं फसलों के, उन सबको कंपोस्टिंग करके भी आप मैन्योर बना सकते हैं और उसको खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर वंदना, जैसे कि आपने बताया कि सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल चुका है, और ऐसे में जानना चाहेंगे कि जब एक बार जो कार्ड है वो मिल जाता है, उसकी संस्तुति के आधार पर वो खेती कर लेते हैं, उसकी जो संस्तुतियां हैं वो कितने समय तक लागू रहती है एक खेत के लिए, यानी कि जब पुनः कार्ड की आवश्यकता कब पड़ती है किसानों को? देखिए, वैसे तो जो हमारे जो मिट्टी का इस्तेमाल कई तरीके से होता है, जैसे कि रेनफेड एरिया है जो सिंचाई पे आधारित है नहीं है नहीं, तो वर्षा आधारित है खेती, तो वहाँ पे चूंकि फसल ही एक इंटेंसिव नहीं होती है, तो जब सघन खेती नहीं होती तो वहाँ मिट्टी का जो पोषक तत्व है उनका क्षरण कम होता है, धीमी दर से होता है। तो ऐसी जगहों पर काफी
काफी मतलब 4-5 साल बाद आवश्यकता पड़ती है। या जैसे जो हमारे गंगा का दोआब है, इस तरह के खेत हैं जहाँ पे पानी बहुत अच्छा है, मिट्टी भी उर्वरता अच्छी है, तो वहाँ पर चूंकि बहुत इंटेंसिव सघन खेती लेते हैं, बिल्कुल एक भी दिन के लिए खेत को खाली नहीं छोड़ता किसान, तो और अच्छी फसलें भी लेता है, मतलब हाई प्रोडक्शन वाली फसलें लेता है, तो उसमें ज्यादा हरास होता है। तो इसलिए जो हमारे इरिगेटेड एरियाज हैं, जो सिंचाई वाले हैं, वहाँ पर तीसरे साल में या असिंचित वाले में 5 साल के बाद आवश्यकता पड़ती है। इसी आधार पे 2 चक्र में दिया भी जा चुका है किसानों को, और मुझे लगता है कि अभी अगले 1-2 साल तक उन्हें दोबारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते वो कोई नई क्रॉप लेना चाहते हैं अपने क्षेत्र में जो उनके कार्ड में नहीं है, या कोई इस समय हाई टेक कोई एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या प्रिसीजन फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें करना चाहिए, टेस्टिंग करानी चाहिए, अन्यथा वो सॉइल हेल्थ कार्ड उनके लिए पर्याप्त है। उसका बस सही इस्तेमाल जरूरी है। अगर जैविक खेती करना चाहते हैं किसान, तो उनके लिए कितना आवश्यक है और किस तरह से इस कार्ड का जो बेहतर इस्तेमाल है वो कर सकते हैं किसान? देखिए, जैविक खेती आज के समय में बहुत ही कहना चाहिए कि हाँ जी हाँ बिल्कुल, और हमारी सरकार जैविक खेती को भरपूर प्रोत्साहन भी देती है और किसानों को फायदा भी है। पर्टिकुलरली जब हमारा ये कोविड-19 का समय है, इस समय में हर जो भी सक्षम है या नहीं भी सक्षम है, तो भी वो चाहता है कि एक अच्छा उत्पाद का इस्तेमाल करे, ऑर्गेनिक हो, जिसमें केमिकल और पेस्टिसाइड ना पड़े हों, ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसे समय में दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से भी हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक ऐसी सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम है जिसकी वजह से हम काफी समय तक अपने खेतों को अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं, उनकी उर्वरता बरकरार रख सकते हैं। तो जैविक खेती तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर भी लगाते हैं, मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों ही पद्धतियां बहुत अच्छी हैं। जहां पर जैसा हो, अगर किसान चाहता है कि वो खुद खेती करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी लेबर इंटेंसिव है, और आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है जब तक सर्टिफाइड ना हो तब तक उसका बाजार में मूल्य अच्छा नहीं मिलता है। तो सर्टिफाइड होना चाहिए। उस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अच्छी चीज है, लेकिन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करके भी अच्छी फसल ले सकते हैं और अच्छे उत्पाद ले सकते हैं किसान। आइए रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्रचूड़ की खेती के बारे में बहुत ही विस्तार से आपने बताया है, किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से पौधों के लिए आप सुझाव देंगे? जो किसान औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, वो इस वक्त और कौन से पौधे चुन सकते हैं? जी जी, जी बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छे यहाँ पे सुझाव दिए हैं आपने। और इसी के साथ किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के समाचार।
एक जरूरी सूचना। देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। तो ये काम तो बरसों से होता आ रहा है। अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देखो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारी सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान ली, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना है, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और इसके साथ ही औषधीय पौधों की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर वंदना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे देश में बहुत सारे युवा किसान हैं जो गांव में रहकर ही खेती कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर वो सॉइल टेस्टिंग या इससे जुड़े किसी उद्यम से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आज ऐसी स्थिति है कोविड की वजह से कि बहुत से एजुकेटेड जो लोग कुछ एम्प्लॉयमेंट में थे उन्हें भी अपने घर आकर खेती में लगना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हमें फ़ोन करते रहते हैं कि हम टूरिज्म करते थे पहले, मैंने बीटेक किया हुआ है लेकिन अब हम खेती में आ गए हैं। तो ये एक ऐसा समय है कि हम अपने गांव को पहचाने, अपनी मिट्टी को जाने पहचाने, इसके लिए बहुत अवसर में इसको बदलना चाहिए। तो जो किसान भाइयों के बच्चे शिक्षित हैं तो वो थोड़ा सा साइंस भी पढ़े हुए हैं, तो उनको चाहिए कि जो हमारी सॉइल टेस्टिंग किट है जो कि एकदम पोर्टेबल किट है और उसमें हम 12 तरह के जो टेस्ट होते हैं, हमारे पैरामीटर्स हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। वो एक किट लेके वो अपने गांव के हर खेत की जांच कर सकते हैं और अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। और उसके लिए कोई बड़े स्थान की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उनको लैब सेटअप करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी टेबल हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और वो वहां से शुरू हो जाते हैं। एक कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये और सरकार इसमें मदद भी कर रही है सॉइल टेस्टिंग किट के लिए, और बहुत सारी सॉइल टेस्टिंग किट्स हैं, इनके फैब्रिकेटर्स हैं, वो वहां से ले सकते हैं। आप अगर कोई इस तरह के जो शिक्षित युवा किसान हैं वो चाहते हैं तो अपने स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं, अपने डीएम साहब से मिल सकते हैं और अपने गाँव के किसानों की इस तरह से मदद भी कर सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक और अभी जो BARC है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उन्होंने भी एक किट बनाया हुआ है जो वो कहते हैं कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, SOC जिसे कहते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि हमारे देश की मिट्टियों में बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। तो वो एक किट बहुत उन्होंने बनाया है और वो इतना आसान किट है और उसकी लागत भी बहुत कम है। तो अगर किसान भाई, हमें तो लगता है कि सभी किसानों को अपने खेत का सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन तो जरूर जानना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अगर हमारा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन खेत का बहुत अच्छा है तो मतलब मिट्टी उर्वरता उसकी बहुत अच्छी है, वो पोषक है मतलब। तो ये उसका पैमाना है, तो वो भी वो कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं और क्या
पूछना चाहते हैं, बताएं। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेघ कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए मेघ कुमार जी, बातचीत में रुकावट आएगी। ठीक है जी जी, हम सुन रहे हैं, बताइए। बिल्कुल मेघराज जी, आप देखिए कि जो आपने बताया कि कृषि विभाग आपके गांव से काफी दूर है, तो दो तरीके हैं। दूर होने के बाद भी कृषि का विभाग कृषि के आसपास ही होता है, तो थोड़ा अगर डिस्टेंस भी है तो आपको वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने खेत की मिट्टी का नमूना, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक नमूना 200 ग्राम सूखी मिट्टी ले जाकर और आप वहां पे टेस्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें मिट्टी के नमूना के जांच करके हमें सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाए। और ये भी पता कर सकते हैं कि आपके खेत या आपके बगल के खेत का ग्रिड के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड बना होगा, तो आप अपना कार्ड वहां से प्राप्त भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप बहुत अच्छे किसान हैं, आपके पास ज्यादा रकबा है और पानी भी अच्छा है, तो आपको स्वयं मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए और उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यहाँ हम एक किसान भाइयों को एक सुझाव देना चाहेंगे कि आजकल आप सुनते रहते हैं कि किसान इतनी जल्दी में रहता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाने में वो जो भूसा होता है, जो स्टबल्स लगे हैं खेत में, ठूंठ लगे हुए हैं, उनको हटाता नहीं है बल्कि आग लगा देता है। तो जिसे पराली जलाना ये सब कहते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब अशोभनीय कार्य भी हमें कहना चाहिए, क्योंकि आप अपनी इतनी जल्दी में हैं कि आपने ये नहीं सोचा कि जो धरती माता है उसमें आप आग लगा के उसके अंदर कितने सारे सूक्ष्म जीवाणु, आप सबको जला दे रहे हैं। एक तरफ तो आप धर्म कर्म करते हैं और दूसरी तरफ आप इतना सारा पाप कमाते हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी जो है वो बंजर होने की तरफ जा रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ये जो ठूंठ है, जो फसल अवशेष, इनको बिल्कुल मत जलाइए और कोशिश करिए कि आप उसको इकट्ठा करें और उसकी कंपोस्टिंग करें और फिर अपने खेत में उसका इस्तेमाल करें। ऐसी भी बहुत सी टेक्निक है आजकल कि खड़े हुए खेत में जो ठूंठ लगी हो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो आते हैं, उनको डाल के या नाइट्रोजन का थोड़ा सा घोल, यूरिया का घोल डाल के उनको पानी लगा के उसको उसी में सड़ा देते हैं, तो जिससे कि आप दूसरी फसल ले सकते हैं बिना आग लगाए। तो कृपया किसान भाइयों, आग लगाने वाला काम बिल्कुल ना करें और इसका भरपूर इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है। जब फसल बहुत अच्छी होती है तो जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होता है वो नेचुरली बिल्डअप होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि सभी पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल करके अच्छी फसल लें, ऑर्गेनिक कार्बन अपने आप बढ़ने लगेगा और मिट्टी हमेशा उर्वरक रहेगी, उर्वरता बढ़ती रहेगी। बेहतर बनाने के लिए केचुआ खाद का इस्तेमाल भी किसान कर सकते हैं। क्या लाभ है इससे और किस तरह से जो किसान है वो खुद भी इसे तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दूसरा एक केचुआ, एक तो ये हमने बताया कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनसे भी आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स डाल के जो फर्टिलाइजर है उनका भी एक रेशियो में डाल के उससे भी कंपोस्टिंग करते हैं। लेकिन केचुए इतने अच्छे जो कृषि मित्र कहे जाते हैं, हमको बहुत बचपन में भी पढ़ाया जाता था कि ये केचुआ हमारा कृषि मित्र होता है। तो इसलिए क्योंकि वो आपके जो खेत है उसके जो अवशेष हैं, उनके फसलों के अवशेष हैं, उनको खाते हैं और अपनी इंटेस्टाइन से उसको वो उर्वरक बना के निकालते हैं। तो खेत की मिट्टी, अगर खेत में केचुए ज्यादा है तो दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छी उर्वरता है उस खेत की, इस वजह से ही वो केचुए उसमें पनप रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी भी उसमें मेंटेन होगी। तो किसान भाई, जो आप अगर जानवर जरूर पालते होंगे, गाय भैंस पालते होंगे, बकरी पालते होंगे, तो इन सब के जो
मूत्र है या गोबर है, डंग है, इसको इकट्ठा करके और जो फसल के अवशेष हैं उनकी लेयर बना के आप उसमें थोड़ा सा नमी का इस्तेमाल करते हुए, जिससे कि वो कंपोस्टिंग होने लगे, वो जो सब सड़ के एकदम इतना अच्छा ब्लैक गोल्ड बन जाएगा जो आपके खेत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा श्रम दान करना पड़ता है अपनी खेती में, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करने के बड़े आदी हो गए हैं कि उसको फटाक से स्प्रे कर दिया और उसमें खेती में कर लिया इस्तेमाल। लेकिन आप मैन्योर और कंपोस्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी खेती बहुत अच्छी होने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार का, उनका भी रुक करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनका सवाल आइए ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? राकेश कुमार जी इस वक्त सिरसा हरियाणा से जुड़ रहे हैं। जी राकेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। केचुआ खाद कैसे बनाएं? देखिए, आपने सही पूछा है कि जब तक केचुए नहीं डालेंगे तो केचुए खाद कैसे बनेगी। तो आप बहुत सी जो अर्थवर्म की हैचरीज होंगी आपके आसपास क्षेत्र में, अगर नहीं है तो अपने जो बी एक्सटेंशन के विभाग के लोग हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के या कृषि के, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप उनको तब भी नहीं, वैसे तो हरियाणा काफी प्रोग्रेसिव है, वहाँ जरूर होंगे और लोग बहुत अच्छे ज्यादा मात्रा में करते भी हैं वर्मी कंपोस्टिंग। आप संपर्क करके उनसे केचुआ खरीद सकते हैं। अगर फिर भी आपको असुविधा है तो आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, कृषि मंत्रालय से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपको बता दें कि हमारा किसान कॉल सेंटर है, वो हर विषय में जानकारी देता है। तो आप किसान कॉल सेंटर में फोन करें और उनसे पूछें कि हमारे क्षेत्र के आसपास कहाँ पे वर्मी हैचरीज है जहाँ से आप केचुआ प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है राकेश जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रुक करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार का। जी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, बताएं औषधीय पौधों के बारे में और क्या खास जानकारी देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सरकार है उन्होंने आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है और खासतौर पर औषधीय पौधों की खेती को लेकर तो सरकार काफी सजग है। 4000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है जिससे कि औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि जो किसान है वो भी आगे आएंगे और व्यावसायिक तौर पर औषधीय पौधों की खेती करेंगे तो उनको आर्थिक लाभ भी काफी होगा। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? खेती की बात कर अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गाँव में 20-25 किसानों का समूह बना पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी फंडिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ मेरी ऊपर आवश्यक में पहुंचेगी। अरे भाई सबको साथ वाले आमदनी बढ़ाने
अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याएं किसी भी भाषा में तुरंत हल करने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसान का दोस्त, किसान का जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर वंदना, आपने कार्यक्रम में हमें बताया कि किस तरह से जो मिट्टी की सेहत है उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसानों की भी है और उन्हें कई तरह के जो है उपाय करने चाहिए। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का आपने जिक्र किया था, मैं चाहूंगी थोड़ा और विस्तार से बताएं कि कैसे एकीकृत पोषक तत्व। देखिए, हमारे किसान भाई सदियों से इस बात को जानते हैं कि अगर खेत में गाय का गोबर पड़ता है, खेत का जो कचरा है उसको कंपोस्ट करके डालते हैं तो खेत अच्छा होता है, मजबूत होता है। अगर आप शहर से गांव की ओर जाएं तो आप देखेंगे कि कूड़े के जो घूरे के ढेर होते हैं वो एक तरह का उनका कंपोस्टिंग करने का तरीका है। थोड़ा सा इसको वैज्ञानिक लुक देना चाहिए, क्योंकि जब हम खुले में कचरा खेत का डालते जाते हैं, गाय गोबर बचा हुआ गोमूत्र जो भी है उसके ऊपर डालते रहते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होकर जो पोषक तत्व होते हैं वो हवा में चले जाते हैं, या नीचे पानी बह गया तो उसके साथ मिट्टी में पानी में चले गए, भूमिगत जल में चले गए। तो उसको एक साइंटिफिक तरीके से कंपोस्टिंग करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या समेकित पोषक तत्व प्रबंधन है उसमें हम जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं, हम आजकल जो भोजन देते हैं उसमें कहते हैं ना सलाद भी खानी चाहिए हमें और बैलेंस होना चाहिए, हमारा आहार एकदम बैलेंस होना चाहिए, विटामिन भी हो, प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट, स्टार, सब चीज। इसी तरह से खेत के लिए, खेती के लिए पोषक तत्व भी बैलेंस होने चाहिए। इसीलिए तो सॉइल हेल्थ कार्ड आया है। और उसमें क्या है कि आप बैलेंस कैसे करेंगे? सिर्फ केमिकल से तो बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन देगा, फास्फोरस दे देगा, या म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम दे देगा, तो वो एक मोनो फर्टिलाइजर्स हैं एक तरह से। तो अगर हम ये 16 पोषक तत्व देने हैं तो हमें उसमें खाद लगानी पड़ेगी और जो मैन्योर है, कंपोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर लगाना पड़ेगा। तो ये इसलिए हर किसान को अपने खेत के जितने भी आप जो हर चीज तो पौधों को नहीं खाते हैं, जैसे मक्का लगाया, मक्के का दाना तो ले लिया, अब उसका ठूंठ भी बच गया, उसकी पत्तियां और स्टबल भी बच गया, तो उसको मैंने कंपोस्टिंग करिए और खेत में डाल दीजिए। तो कहते हैं ना कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं खेत का पानी खेत में, इसी तरह से जो खेत का कचरा खेत में वो डालिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो खेत है वो आपको अच्छे से अच्छा उपज देता रहेगा और अपना स्वस्थ भी बना रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। एक और मैं संदेश देना चाहूंगी। कॉलर का सवाल ले लेते हैं, फिर आपसे जानेंगे आगे। इस वक्त हमारे साथ चंदन जी खरगोन मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। जी चंदन जी, पूछिए अपना सवाल। चंदन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी चंदन जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें तो सीधे सीधे बातचीत होगी। जी ठीक है, आइए जानते हैं। कोई खास सवाल? चंदन जी, कोई खास सवाल है? चलिए आइए जानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, चंदन जी अश्वगंधा की खेती के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, बताएं।
जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इस कार्यक्रम में दी है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वंदना आपको सुझाव देना चाह रही थी हमारे किसान साथियों को। हम ये सुझाव देना चाह रहे हैं किसान भाइयों को कि ये एक बहुत अच्छा समय है। एक तो कोविड की वजह से हमारे पास समय भी है, हम अपने खेत, अपने घर, अपने गांव में भी हैं और लगातार किसानों के, अपने गांव के किसानों के संपर्क में भी हैं। तो आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप कई तरीके से आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी का कर्ज भी चुका सकते हैं, ये कहिए। तो आपको चाहिए कि आप ऐसे कंपोस्टिंग की यूनिट लगाएं जो आपके गांव की सफाई भी रखेगी और साथ में कंपोस्ट और मैन्योर उच्च क्वालिटी का किसान को मिलेगा। आप केचुआ खाद बना सकते हैं, वहाँ पे आप किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। यदि आपके गांव में बहुत पशु हैं तो आप खुद अपने पास जानवर नहीं है लेकिन आप उनका जो गोबर और गौमूत्र है खरीद के आप उसकी मैन्योर बना सकते हैं, उसके और भी औषधि बना सकते हैं। उस तरह से भी एक बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे, और भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी प्रोग्राम ले सकते हैं। आप उसकी मार्केटिंग करा सकते हैं क्योंकि हमारे किसान भाई लोकल मंडियों में जाके ही सामान को बेचते हैं। अगर आपने उसका अच्छा उपज है, आपने बाहर कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों की उसको अच्छी मार्केटिंग करा दी, अच्छे प्राइस मिल गए, उसकी पैकेजिंग अच्छी गांव में करा दी, तो कहने का तात्पर्य है कि आपके गांव के लोग जो हैं वो दूसरी जगह के प्रोडक्ट ना लेके जो अपने गांव में ही प्रोसेस किए हैं ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर गांव साफ रखने के लिए जितना भी कचरा है वो आप एकत्र कर सकते हैं और एक यूनिट चला सकते हैं। जितना गौमूत्र वगैरह है वो आप खरीद सकते हैं, बाई बैग के बेसिस पे आप मैन्योर बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारी फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज हैं, ये देसी फैक्ट्रीज हैं फर्टिलाइजर्स की, जिनका इस्तेमाल होना चाहिए। और आप देखेंगे कि लागत कम आएगी, गांव एकदम स्वस्थ रहेगा और गांव स्वच्छ भी रहेगा। इस तरीके से किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और लागत कम होगी। आम और गुठलियों के दाम आपको मिल जाएंगे। जहां आपका गांव बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप सभी, वहीं आप इससे आर्थिक लाभ भी बहुत ले सकते हैं। बहरहाल चलते चलते डॉक्टर वंदना, बहुत सी संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का बहुत ही बेहतर लाभ अगर किसान लेना चाहते हैं तो आप चलते चलते उन्हें क्या सुझाव देंगे? हमारी सबसे गुजारिश ये है कि सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर उसे पढ़ें और उसमें देखें कि जो संस्तुतियां दी हैं 6 फसलों की उनके अनुसार ही खेती करें। और उस आप कोशिश ये करें कि आप ज्यादा से ज्यादा मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर लगाएं। जब वो पूरा इस्तेमाल हो जाए तब केमिकल फर्टिलाइजर लगाएं तो आपको खेती बहुत अच्छी होगी और लागत भी कम लगेगी, आपको आमदनी ज्यादा होगी। आपने बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें दी है इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से आपने जाना कि